यूनाइटेड न्यूज की ओर से तैयार किए गए इस खास शोध में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नागपुर के इतिहास और यहाँ की संस्कृति को बिल्कुल करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो unitednews.in पर जरूर विजिट करें। आज का हमारा ये विश्लेषण एक ऐसी हेरिटेज वॉक है, एक ऐसी ट्रैवल गाइड है जो आपको नागपुर के आज के इस स्मार्ट सिटी वाले शोर शराबे से निकालकर सीधे उस दौर में ले जाएगी जहां सदियों पुराना इतिहास और संस्कृति इन सड़कों पर सांस लेती थीं। तो चलिए एक लोकल हिस्टोरियन की नज़र से इस शहर की उन छिपी हुई परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इतवारी से। इस मशहूर इलाके के नाम की कहानी सुनने में बड़ी आम लगती है, पर है बहुत खास। इतवारी शब्द सीधे तौर पर हिंदी के इतवार यानी संडे से निकला है। एक दौर था जब यहाँ हर रविवार को एक बहुत बड़ा और जिंदा दिल बाजार लगता था। आसपास के गांवों से किसान, व्यापारी, कारीगर सब यहाँ आते थे। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए, वो चहल पहल, वो आवाजें और तरह तरह की चीजों की खुशबू, सच में कमाल का वक्त रहा होगा। आज का इतवारी बाजार काफी बदल चुका है, लेकिन अगर हम आज की इस घनी बस्ती और दुकानों के फैलाव को समझने की कोशिश करें तो एक बात बिल्कुल साफ होती है। यहाँ रहने की जगहें और व्यापार करने की जगहें दोनों एक दूसरे में इस तरह घुली मिली हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। और मज़े की बात यह है कि ये आज का कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सदियों पुराने रहन सहन की ही एक झलक है जो आज तक चली आ रही है। आप थोड़ा एक बड़ा नज़रिया लेते हैं। जब हम इस इलाके को आसमान के नज़रिए से देखते हैं तो ये तंग गलियां और भीड़-भाड़ वाले कमर्शियल इलाके कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इस आधुनिक कंक्रीट के जंगल की परतों को अगर थोड़ा सा हटाया जाए तो आश्चर्य की बात यह है कि हमें भोंसले राजवंश के दौर की शानदार वास्तुकला की निशानियां आज भी दिखाई दे जाती हैं। ये सच में आधुनिकता और बीते हुए कल का एक अनोखा संगम है। और इस पूरे शहर के रूप को बदलने का श्रेय किसको जाता है? भोसले राजवंश को। ये वो वक्त था जब राघोजी प्रथम ने गोंड साम्राज्य के उत्तराधिकार के विवादों का पूरा फायदा उठाया और यहाँ मराठा प्रभुत्व की ऐसी नींव रखी जिसने नागपुर के एक स्वर्णिम युग की शुरुआत कर दी। यही वो दौर था जिसने यहाँ के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। शुरुआती मराठा सेनापतियों ने यहाँ जिस तरह के वाड़े और मंदिर बनवाए, उन्हें देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। उदाहरण के लिए चिटनिविस वाड़ा, लकड़ी के बेहतरीन मेहराब और एक निजी मंदिर वाली ये 3 विंग की हवेली उस वक्त के रहन सहन का जीता जागता सबूत है। या फिर रुक्मणी मंदिर परिसर को ही ले लीजिए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने जिन भी नए क्षेत्रों पर जीत हासिल की, वहां की वास्तुकला को पूरे दिल से अपनाया। काशीबाई की छतरियां इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां राजपूत और मुगल शैलियों का एक बहुत ही खूबसूरत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ें और सैन्य निर्माण यानी मिलिट्री डिफेंस की बात करें तो राघोजी प्रथम का बनवाया हुआ नगरधन किला अपने आप में एक मिसाल है। इसके पत्थर के विशाल दरवाजे और वो पुरानी पारंपरिक रक्षा प्रणालियां ये सब बताती हैं कि उस वक्त के शासकों की रणनीति दूरदृष्टि कितनी गजब की थी। अगर कोई इतिहास का शौकीन नागपुर घूमने आए तो ये किला उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन देखिए, ताकत और शांति हमेशा एक साथ नहीं चलते। भोसले सेना को वक्त के साथ कई नए खतरों का सामना करना पड़ा और इसी के चलते उन्हें अपनी रणनीतियां भी लगातार बदलनी पड़ी। 1740 के दशक में उनके पास बारघी घुड़सवार थे। फिर 1790 आते आते उन्होंने फ्रांसीसी तोपखानों की तरफ रुख किया। फिर 1811 में पिंडारी लुटेरों के हमले झेले और आखिर में 1817 में सीताबर्डी की लड़ाई। ये पूरा सफर असल में लगातार बदलती युद्ध रणनीतियों और अपना अस्तित्व बचाने की एक लंबी कड़ी है। यह एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता हूँ। जब बच्चे सो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, बारगी हमारी जमीनों पर आते हैं। ये एक पुरानी बंगाली लोरी है। सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, पर ये सिर्फ एक लोरी नहीं है। ये उस खौफ का सबूत है जो उस वक्त भोंसले राज के बारगी घुड़सवारों ने बंगाल जैसे इलाकों में पैदा कर रखा था। सोचिए, वहां माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए इन मराठा हमलों के डर का सहारा लेती थी। बदलते वक्त को भांपना भी एक अच्छे शासक की निशानी है। यूरोप की युद्ध नीति में जो बदलाव आ रहे थे, भोंसले शासकों ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया। महादजी शिंदे जैसे सेनापति के मार्गदर्शन में और प्रसिद्ध फ्रांसीसी बेनोइट डी बोइने की मदद से उन्होंने फ्रांसीसी प्रशिक्षित तोपखाने की बटालियनें तैयार की। यह उनके मिलिट्री आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था।
पर कहते हैं ना, हर सुनहरा दौर एक ना एक दिन ढलता जरूर है। 1803 से पहले का मराठा शासन काफी समृद्ध और किसानों के हक में था, जहां खेतीबाड़ी खूब फल फूल रही थी। लेकिन 1803 की देवगांव की संधि के बाद जब ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा तो हालात बिल्कुल बदल गए। नए और भारी टैक्स लगाए गए और सेना की तनख्वाह तक मिलनी बंद हो गई। एक आम इंसान की जिंदगी इस प्रशासनिक बदलाव से पूरी तरह उथल-पुथल हो गई थी। सोचिए, हालात कितने खराब हो गए होंगे जब खुद को बचाने वाला कोई ना हो। 1811 आते आते जब सेना को वेतन मिलना बंद हुआ तो पिंडारियों ने बेखौफ होकर नागपुर के उपनगरों में आगजनी और लूटपाट शुरू कर दी। ऐसे हाहाकार वाले माहौल में आम किसानों के पास अपनी जान और जमीन बचाने का एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने खुद ही पारंपरिक ग्रामीण किले और रक्षा प्रणालियां बनानी शुरू कर दी। ये सिर्फ ईंट पत्थर के किले नहीं थे, ये उनके जिंदा रहने की एक आखिरी और हताश कोशिश थी। इसके बाद तो जैसे इस विशाल साम्राज्य का पतन तय ही हो गया था। पहले 1817 की गठबंधन की संधि, फिर अप्पा साहेब की वो गुप्त साजिश और अंग्रेजों पर हमला, जिसका अंजाम सीताबड़ी की लड़ाई में बुरी हार के रूप में निकला। और आखिरकार 1853 आते आते जब राघोजी तृतीय की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सत्ता हथियाते ही अंग्रेजों ने शहर का चेहरा बदलना शुरू कर दिया। 1861 में नागपुर को सेंट्रल प्रोविंसेस की राजधानी बना दिया गया। अब नागपुर की सड़कों पर विक्टोरियन वास्तुकला की झलक दिखने लगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की वो शानदार पत्थर की इमारत, जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ का ऊंचा शिखर और विधान भवन, ये सब इमारतें आज भी उस सदी के भू राजनीतिक बदलावों की खामोश गवाह बनकर खड़ी हैं। चलिए, शाही इमारतों और सदियों पुराने किलों के सफर से बाहर निकलकर वापस आज के इतवारी की उन्हीं जिंदा और चहल पहल वाली गलियों में आते हैं, क्योंकि नागपुर का सच्चा इतिहास सिर्फ बेजान पत्थरों में नहीं बल्कि यहाँ के आम लोगों और उनकी कला में धड़कता है। आइए इस शहर की उस जीती जागती विरासत से मिलते हैं जो आज भी इन तंग गलियों में सांस ले रही है। अगर आप इतवारी या मोमिनपुरा जैसी जगहों से गुजरें तो आप दरअसल 600 साल पुराने एक सांस्कृतिक इतिहास से गुजर रहे होते हैं। यहाँ का कोष्टी, जो कि हिंदू समुदाय है, और मोमिन, जो कि मुस्लिम समुदाय है, इन दोनों ने मिलकर सदियों से एक बेहद अनोखी कला को सहेज कर रखा है। और वो कला है इनकी मशहूर करवती बुनाई। इस बुनाई से जो 9 और 6 गज की खास साड़ियां बनती हैं, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो इन समुदायों के बीच के गहरे जुड़ाव का एक खूबसूरत प्रतीक है। अगर इन बुनकरों के इस पूरे इकोसिस्टम को समझना हो तो ये काफी हद तक एक नाजुक डोर पर टिका है। आंकड़ों पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि ये पारंपरिक बुनाई की व्यवस्था असल में वहाँ की आर्थिक स्थिति, टेक्नोलॉजी और उनके सामाजिक रिश्तों के एक बहुत ही बारीक संतुलन पर चलती है। अगर इस सप्लाई चेन या इनके आपस के रिश्तों में एक भी कड़ी कमजोर होती है तो इसका सीधा असर पूरे के पूरे समाज पर पड़ता है। इनका काम करने का तरीका वाकई तारीफ के काबिल है। ये बिल्कुल एक लोकल और आत्मनिर्भर सप्लाई चेन है। कच्चा कॉटन और कोसा सिल्क सीधे घरों तक आता है, वहीं रहने की जगह पर परिवार मिलकर बुनाई करते हैं और बगल वाले घर में ही उनकी फिनिशिंग और सिलाई होती है। और एक बार जब माल तैयार हो जाता है तो वो सीधे निकल जाता है बगल के इतवारी थोक बाजार में बिकने के लिए। मतलब उनका घर ही उनकी फैक्ट्री और वर्कस्पेस है। लेकिन आज का दौर उनके लिए एक बड़ी कश्मकश लेकर आया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आई मेट्रो, फ्लाईओवर और तेज रफ्तार विकास ने कनेक्टिविटी और आर्थिक फायदे तो जरूर दिए हैं, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। फ्लाईओवर बनने की वजह से जमीनें जा रही हैं, भीड़भाड़ इतनी बढ़ रही है कि पूरा इलाका एक्सट्रीम कंजेशन झेल रहा है। और सबसे बड़ा खतरा है उस अमूर्त और जीती जागती संस्कृति के खो जाने का, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जो आखिर में हमें एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में ये आधुनिक शहरीकरण हमारी इन सदियों पुरानी धरोहरों और संस्कृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है? प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन यानी विकास और विरासत को बचाने के बीच हम एक सही संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण और हेरिटेज अपडेट्स के लिए donatednews.in पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। डोनेटेड न्यूज की तरफ से आज के इस ट्रैवल और हिस्ट्री गाइड में बस इतना ही।